इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाउकोमा के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्लाउकोमा है उसकी डेफिनेशन क्या है। ये क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ये कुछ डिसऑर्डर्स का ग्रुप है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो हाई हो जाएगा और साथ ही साथ जो है इसमें ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी होती है, जिसको आप एक तरीके से वीकनेस बोल सकते हो। ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी होगी। एंड नेक्स्ट जो है पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें इसमें मिलनी होती हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस। ओके, इट इज़ ए सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द आई वेयर द, अब हम कब बोलेंगे कि बेसिकली ग्लाउकोमा हो गया है, जब जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अबव 25 mm ऑफ मर्करी हो जाता है। अनट्रीटेड ऑफ ग्लाउकोमा लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अगर हमने जो है इसको अनट्रीटेड रखा, ट्रीटमेंट अगर ग्लाउकोमा की नहीं करी, तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो ऑप्टिक नर्व है उसको जो है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। जो ऑप्टिक नर्व है उसको परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिससे क्या होगा, एंड द रिजल्टेंट विजुअल फील्ड लॉस विच कैन प्रोग्रेस टू ब्लाइंडनेस। अगर आपने जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है टाइम पे नहीं करवाई, तो इससे जो है क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है उसका जो है वो परमानेंट जो विजुअल लॉस है वो भी देखने को मिल सकता है। जो ग्लाउकोमा है वो एक आई डिजीज़ है वेयर द आई ऑप्टिक नर्व इज़ डैमेज्ड। इसमें क्या होता है कि आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज। प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, सो इसको आप जो है वो ओकुलर हाइपरटेंशन भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो ओकुलर हाइपरटेंशन? क्योंकि यहाँ पे जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो मोर देन 25 mm ऑफ मर्करी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए आई की एनाटमी की। ओके, तो आई की एनाटमी में आप देख सकते हो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो अब देखो, जैसे रेटिना आता है, कॉर्निया आता है, हमारा आइरिस आता है, प्यूपिल आता है। सो जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व क्या है, ये जो है बंडल है नर्व फाइबर्स का। ऑप्टिक नर्व है क्या? बंडल है नर्व फाइबर्स का। बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, उनका जो बंडल है वो ऑप्टिक नर्व है। अब ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन तक लेके जाएगी। अब जब भी अगर हम बात करें, जो भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन होता है उसमें यही होता है कि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है? वो काम है हमारी ऑप्टिक नर्व का। ओके, सो अब जो हमारी आई है, आई के अंदर जो है वो इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ओके, अब जो फ्लूइड है, सवाल ये उठता है कि फ्लूइड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। डायग्राम में देख लीजिए, आपको जो है कॉर्निया दिखाया गया है, आपको आइरिस दिखाया गया है, लेंस आपको दिखाया गया है, यहाँ पे प्यूपिल है। ओके, एंड सिलियरी बॉडी यू हैव शोन हेयर। सो होता क्या है कि जो आइरिस है आपका, आइरिस के बेस में जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है, और जो आई है उसमें जो है वो कंसिस्ट करती है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है थ्रू द प्यूपिल टू द फ्रंट ऑफ द आइरिस। अब देखो होता क्या है कि प्यूपिल के थ्रू जो फ्लूइड है वो फ्रंट ऑफ द आइरिस में क्या करेगा? फ्लो करेगा। अब चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा कि फ्लूइड की सर्कुलेशन होती है, ये चीज़ हम समझ गए। फ्लूइड प्रोड्यूस कहाँ पर होता है ये चीज़ हम समझ गए कि बेस ऑफ द आइरिस में प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये इंट्राओकुलर टेंशन इसमें बढ़ जाता है। ये सारी बातें हमने देख ली। अगर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं करी तो क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो जो है परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकता है।
ओके, अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में देखें तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लाउकोमा अगर है तो आगे जाके हो सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी। एक तो एजिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर आता है, दूसरा आता है ओकुलर हाइपरटेंशन। ओकुलर हाइपरटेंशन क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, वेयर द प्रेशर इन योर आइज़ और IOP इज़ टू हाई। हमारी आइज़ में जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कंटिन्यूसली हाई प्रेशर विद इन द आई कैन इवेंचुअली डैमेज द ऑप्टिक नर्व। अब अगर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा तो इससे क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। तो जब ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी, ओके, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन जब इसमें होती है, डैमेजिंग जब होती है नर्व की, ऑप्टिक नर्व की हाई प्रेशर रहने की वजह से, तो इससे जो है वो ग्लाउकोमा या फिर परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। सीवियर मायोपिया की अगर हम बात करें, क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ द पैथोलॉजिकल ocular complications and may lead to the bulging disorders like glaucoma। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा मायोपिया है, सीवियर मायोपिया अगर उसको है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो जो ऐसा जो पर्सन है वो रिस्क में रहता है ऑफ द पैथोलॉजिकल ओकुलर कॉम्प्लिकेशन। जो ओकुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पैथोलॉजिकल ओकुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे रहता है और जो है उसको जो है ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर जैसे कि ग्लाउकोमा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आई ट्रॉमा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द ब्लंट ट्रॉमा विच इज़ एन इंजरी दैट डजेंट पेनिट्रेट द आई। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से कोई ऐसी इंजरी वो जो है आई तक तो पेनिट्रेट नहीं करी, ठीक है, जैसे कि सच एज ब्लो टू द हेड और एनी इंजरी डायरेक्टली आई के ऊपर हो गई, तो इसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, इंक्रीज प्रेशर हो सकता है आई में, जिससे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओकुलर सर्जरी। अगर ओकुलर सर्जरी है दैट कैन कॉज चेंज इन द आईज प्रेशर। ओकुलर सर्जरी के बाद जो आई प्रेशर है उसमें चेंज आ सकता है। तो ये इसके कुछ कारण हुए। इसके अलावा बात करते हैं माइग्रेन। क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज प्रेशर कैन लीड टू विजुअल लॉस इफ नॉट करेक्टेड। तो ये हमारे पास आ जाते हैं इसमें, जैसे कि प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ द लोकल और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कई बार क्या होता है, स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं डायबिटीज़ एंड ग्लाउकोमा की। डायबिटीज़ कैन लीड टू द ब्लड वेसल डेवलपमेंट इन द ड्रेनेज एंगल ऑफ द आई। दिस कैन रेज आई प्रेशर एंड कॉज ग्लाउकोमा। देखो क्या होता है कि जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है ग्लाउकोमा होने का। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इसकी जो मेन बातें हैं, जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है हमारा कंजेनाइटल ग्लाउकोमा, दूसरा जो होता है वो होता है एक्वायर्ड ग्लाउकोमा। ओके, एक होता है कंजेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। अब जो एक्वायर्ड ग्लाउकोमा है उसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ग्लाउकोमा एंड सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सो कंजेनाइटल की अगर हम बात करें तो ये जो है वो काफ़ी रेयर ही डिजीज़ रहती है, मतलब किसी को अगर बर्थ से है तो काफ़ी रेयरली ही ये होगा। इट इज़ ए रेयर डिजीज़ अकर्स व्हेन ए कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर ऑब्स्ट्रक्ट्स द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर इफ अनट्रीटेड कॉजेज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंडनेस। ओके, मोस्ट केसेस में यहाँ पे जो है वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मोस्ट कॉमनली रहती है। अब इसमें भी अगर हम कंजेनाइटल जो होगा वो काफ़ी रेयर होगा, ये बात आपको पता लग गई। बस इतनी बात देख लो कि यहाँ पे जो है वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर केसेस में रहती है। अब जो कंजेनाइटल ग्लाउकोमा है उसके टाइप्स आगे हो सकते हैं। एक आता है हमारा ट्रू कंजेनाइटल ग्लाउकोमा, दूसरा आता है इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा, तीसरा आता है जुवेनाइल ग्लाउकोमा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रू कंजेनाइटल ग्लाउकोमा की। सो अगर हम बात करें ट्रू कंजेनाइटल ग्लाउकोमा की तो इसमें क्या होता है, इट is labeled when intraocular pressure is raised during intrauterine life and child is born with the ocular enlargement। अब देखो ट्रू कंजेनाइटल ग्लाउकोमा हम
कब बोलेंगे, जब जो है उसको जन्म से, मतलब जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है वो जब वो मदर के यूट्रस के अंदर है डेवलपमेंट के दौरान, तो उसी टाइम जब बच्चे का इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और जन्म से ही उसका इंट्रा ओकुलर प्रेशर रेज्ड रहता है और जन्म से ही ओकुलर की एनलार्जमेंट रहती है, ओकुलर एनलार्जमेंट रहती है। ठीक है, ये 40% केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। इट इज़ लेवल व्हेन ए डिजीज मैनिफेस्ट प्रायर टू द चाइल्ड्स थर्ड बर्थडे। इट अकर्स इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस में ये होता है। अब ये ऑब्वियसली उसके जो है वो बर्थ के बाद ही होने वाला है। जुवेनाइल की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है वो हमने बोला कि वो जब तक बच्चा जो है वो 3 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको कभी भी हो सकता है। अब जुवेनाइल उसको हम कब बोलेंगे, जब 5 से 6 ईयर्स के बीच में रहेगा। ठीक है, जब इंट्राओकुलर प्रेशर इस एज में रेज करेगा तो उसको हम जुवेनाइल ग्लूकोमा बोल देते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा एक्वायर्ड ग्लूकोमा है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा। ओके, प्राइमरी की बात करें तो इसमें आता है हमारा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा आता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा आता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओके, अगर हम बात करें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की, तो जो प्राइमरी ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोमा है। इट अकर्स व्हेन द फ्लूइड ड्रेनेज इज पुअर। ये जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है ये कब होता है, ये तब होता है जब जो फ्लूइड की जो ड्रेनेज है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है, वो पुअर है, एंड द फ्लूइड बिल्ड्स अप इन द आई एंड द इंटरनल आई प्रेशर गोज अप। ठीक है, और जो फ्लूइड है वो जो है उस फ्लूइड की वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरनल आई प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और ये जो इंक्रीज्ड प्रेशर है इसकी वजह से जो है ऑप्टिक नर्व को डैमेज हो सकता है और पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है। और प्राइमरी का जो है वो अननोन कॉज है, ये हमारा आइडियोपैथिक है। अब बात करते हैं जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा डेवलप्स ग्रेजुअली एंड पेनलेसली एंड हैज़ नो इनिशियल सिम्टम्स। इसके कोई इनिशियली सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डेवलप करता है और इसकी कोई पेन नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप करेगा और इसकी कोई पेन नहीं होती है और इसके कोई इनिशियल सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। विज़न जो है यहाँ पर नॉर्मल ही रहता है, अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखें तो कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है, विज़न भी नॉर्मल ही रहेगा। अगर हम बात करें और इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, पेरिफेरल और साइड विज़न इज स्लोली लॉस्ट। जो पेरिफेरल या साइड विज़न है वो स्लोली जो है वो ख़त्म होता जाएगा, मतलब पेशेंट जो है अपने इधर उधर नहीं देख पाएगा, साइड में नहीं देख पाएगा क्लियरली, उसका विज़न जो है वो लॉस्ट हो जाता है। टनल विज़न की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, डिफेक्टिव साइट इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी प्रॉपरली सीन इफ़ नॉट क्लोज टू द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। एक ऐसी डिफेक्टिव साइट होती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो पेशेंट है वो प्रॉपरली कब नहीं देख पाता है, अगर वो जो है बिल्कुल क्लोज उसके ना हो, क्लोज टू द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू। जो फील्ड ऑफ द व्यू है उसके सेंटर में, ठीक है, सेंटर के बिल्कुल क्लोज ना हो तब तक पेशेंट जो है उसको प्रॉपरली नहीं देख पाता है। ऐसा जो डिफेक्टिव साइट विज़न है उसको हम टनल विज़न नाम दे देते हैं। ओके, इवेंचुअली ऑल द विज़न में बी लॉस्ट, और बाद में अगर ट्रीटमेंट नहीं करी तो कंप्लीट विज़न भी पेशेंट का लॉस्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्लूकोमा की, सेकेंडरी ग्लूकोमा की बात करें तो ये जो है हमारे पास जो है एक तरीके से ग्लूकोमा है एक एमरजेंसी सिचुएशन का। ओके, और साथ ही साथ इट अकर्स व्हेन द आइरिस इटसेल्फ ब्लॉक्स द ड्रेनेज एंगल एंड रेस्ट इन ए सडन इंक्रीज इन द प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, सीवियर आई पेन होती है, नोजिया होता है, आई रेडनेस रहती है और वेरी ब्लड विज़न, काफ़ी ज़्यादा ब्लड विज़न पेशेंट में देखने को मिलता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है इसकी रिक्वायर्ड रहती है। अभी हम जो है ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने सेकेंडरी ग्लूकोमा स्टार्ट नहीं किया है, सेकेंडरी ग्लूकोमा नेक्स्ट से स्टार्ट होता है। अभी ये हमने पढ़ा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के बारे में, इससे पहले हमने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में देखा। अब ये वाला जो था हमारा, ये है हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जो कि एक एमरजेंसी सिचुएशन है। आपको याद रखना है ये एमरजेंसी सिचुएशन है जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है।
है, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताया कि इट अकर्स व्हेन द आइरिस इटसेल्फ ब्लॉक्स द ड्रेनेज, मतलब आइरिस के बेस के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आइरिस जो है अपने आप ही जो है वहाँ पर ही अगर ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, ड्रेनेज एंगल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सडन इंक्रीज इन द, जो फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो है सडन इंक्रीज हो जाता है प्रेशर में। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सीवियर, पेशेंट जो है वो बताएगा कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर आई पेन हो रही है, उसको नोजिया होता है, उसको आई जो है उसकी रेड हो जाती है, रेडनेस ऑफ द आई, बहुत ज़्यादा ब्लड विजन होता है और इमीडिएट ट्रीटमेंट इसकी रिक्वायर्ड होती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा कैन डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द अदर कंडीशंस इंक्लूडिंग, मतलब कोई अदर कंडीशंस हैं। अब देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉज है, प्राइमरी वाले में कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं था। अब ये कैसे हो सकता है, इट कैन डेवलप एज ए कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द अदर कंडीशंस इंक्लूडिंग, जो अदर कंडीशंस हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आई इंजरीज हो गई, डायबिटीज़ है, या फिर स्टेरॉइड का यूज़ कोई जो है वो ज़्यादा करता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करता है, ठीक है, किन्हीं ड्रग्स की वजह से, कोई स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो उनके कॉम्प्लिकेशन की वजह से आई में कोई इंजरी हो गई, डायबिटीज़ की वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है। एक आता है लो टेंशन ग्लूकोमा। लो टेंशन ग्लूकोमा इज़ नॉट एज कॉमन, ये जो है वो कॉमन नहीं है। इन दीज केसेस द आई प्रेशर इज़ इन द नॉर्मल रेंज, बट द, इसमें क्या होता है कि जो हमारा आई प्रेशर है, ठीक है, वो तो नॉर्मल रेंज में ही रहेगा, लेकिन फिर भी जो है जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज रह जाती है। अब इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो अननोन रहता है। ओके, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें, सो रेगुलर आई एग्जामिनेशन बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर वाइटल टू डिटेक्टिंग द ग्लूकोमा। ए नंबर ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म्ड। ए पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेना जरूरी है क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है, एंड बैकग्राउंड आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ओके, ग्लूकोमा टेस्ट जो है वो किए जाते हैं स्लिट लैम्प के द्वारा, ठीक है, गोनियोस्कोपी के द्वारा। ओके, इसके अलावा जो है और क्या क्या किया जाता है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जो आपको बताया, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो टोनोमीट्री आई प्रेशर को जो है वो मेज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको टोनोमीटर कहा जाता है। ओके, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें मैनेजमेंट की, चलिए मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो इसमें जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है वो दिए जा सकते हैं। ओके, जिसमें हमारे पास टिमोलोल और बीटा ग्जोलोल जो है ये आ जाते हैं हमारे पास। बीटा ग्जोलोल और इनका यूज़ होता है, ठीक है। ये जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि टिमोलोल जो बात करी, ये क्या है, ये डिक्रीज़ करते हैं एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को। तो जैसे ये ड्रग, जैसे कि टिमोलोल जो हो गया, जो कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, अगर जो एक्वस ह्यूमर है वही ज़्यादा नहीं है तो इससे क्या होगा, इससे आप खुद सोचिए कि इंट्राओकुलर प्रेशर तो डिक्रीज़ होगा ही। उसके बाद बात करते हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स जो है यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास आते हैं इसमें डोरजोलेमाइड, ठीक है, इसके अलावा आता है मिथाजोलामाइड या फिर आता है एसिटाजोलामाइड। ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है यहाँ पे दिए जा सकते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं आईओपी को, यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर को। अगर जो है फिर भी ये ट्रीट नहीं हो पाता है दवाइयों से, देन हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही इसमें रहती है। ये आपको इसमें मेन बातें पता होनी चाहिए जो कि आपको इसमें बता दी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।